नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कुछ लोग होते हैं जिनमें बड़ी विलक्षण प्रतिभा होती है। कैसे अपने को ख़त्म करें, सेल्फ डिस्ट्रक्ट जिसको कहते हैं ना, वो बटन वो लेकर चलते हैं। और अक्सर जब वो ऐसे समय पर उस बटन को दबाते हैं जब वो ऊंचाई पर चढ़ रहे होते हैं, तो वो धड़ाम से नीचे आकर गिरते हैं। ऐसे नेताओं की भारतीय राजनीति में कमी नहीं रही है, बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे राजनेताओं की कमी नहीं रही है। अपने देश में ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है जो ये मानकर चलते हैं जैसे वो ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, चढ़ाई के साथ ही उनके दिमाग में ये आने लगता है कि अब हमें कोई रोक नहीं सकता। हम जहाँ पहुँचने जा रहे हैं वहाँ तक कोई पहुँचेगा नहीं और हमको कोई रोक नहीं सकता। हमारे नीचे आने की तो कोई संभावना ही नहीं है। अब हमको ऊपर ही ऊपर जाना है। तो ऐसे लोगों का अंत बड़ा बुरा होता है। तो शुरुआत करूंगा एक ऐसे राजनेता की कहानी से। कई लोगों की बात करूंगा जिनका अंत तो नहीं कह सकते। मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान की। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की पार्टी है। इसके संस्थापक थे रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान, जो कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, जिनको पूरी राजनीति में मौसम विज्ञानी के रूप में जाना जाता है। कहा यह जाता था कि सरकार किसकी आने वाली है, किसकी जाने वाली है, इसका अंदाज़ा रामविलास जी को हो जाता था। उनके बेटे हैं चिराग पासवान। पहले उन्होंने फिल्म में अपनी किस्मत आजमाई, वहाँ से फिर राजनीति में आ गए, फिर पिता की विरासत मिली। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी जो पूरी राजनीति थी वो नीतीश कुमार से बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से बिल्कुल ओतप्रोत थी। उनको उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। कारण बहुत से थे। जिस तरह से नीतीश कुमार ने उनकी पार्टी को, उनके पिता की पार्टी के साथ जो कुछ किया, उसके अलावा रामविलास पासवान का जो आखिरी जन्मदिन था, उस पर रामविलास पासवान उस दिन आखिर तक इंतज़ार करते रहे कि नीतीश कुमार का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फ़ोन आएगा बधाई देने के लिए। लेकिन वो फ़ोन आया नहीं। नीतीश कुमार ने जो एनडीए का गठबंधन था उसमें एलजेपी को बीजेपी के खाते में डाल दिया कि जो भी सीट देनी है, जो भी समझौता करना है, जो भी एडजस्टमेंट करना है, बीजेपी अपने कोटे से एलजेपी को जो देना चाहे दे सकती है। चिराग पासवान को नया खून, उनको लगा कि अभी अभी पिता की मृत्यु हुई है, उसकी सहानुभूति है, उनकी जो है राजनीतिक विरासत है, वो अगर जीत नहीं सकते हैं तो कम से कम नीतीश कुमार को हरा सकते हैं। तो वो नीतीश कुमार को हराने के अभियान पर लग गए और उन्होंने अपना जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट का बटन है वो दबा दिया। नतीजा ये हुआ कि उनकी पार्टी का सफाया हो गया। अब नीतीश कुमार की सीटें जो घटी उसमें चिराग पासवान का कितना योगदान था, या नीतीश कुमार से जो भाजपा का वोटर, खासतौर से सवर्ण वोटर है, उसकी नाराज़गी का कितना योगदान था, ये बताना तो शायद मुश्किल होगा और कभी इसका पता नहीं चल पाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ये मानते हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर चिराग पासवान को उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ खड़ा किया और जिससे उनकी सीटें घट जाएं। इस बात को अभी तक नीतीश कुमार बिल्कुल पक्के यकीन के तौर पर मानते हैं। इसके विरोध में कही गई किसी बात, किसी तर्क को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। तो अब स्थिति यह है कि चिराग पासवान कहाँ हैं किसी को मालूम नहीं। एक यात्रा उन्होंने निकाली थी चुनाव के बाद, उसके बाद से वो कहाँ हैं किसी को पता नहीं। कम से कम बिहार में तो सक्रिय नहीं नज़र आते। उनकी स्थिति ये हो गई कि उनकी पार्टी के जो है सारे सांसद उनको छोड़कर जो है उन्होंने उनके चाचा के नेतृत्व में अलग गुट बना लिया। अकेले सांसद अपनी पार्टी के रह गए। उनको बड़ी उम्मीद थी कि जब एक्सपेंशन हो रहा था मोदी सरकार का तो उसमें उनको मंत्री बनाया जाएगा, जो कि न बनाया जाना था न वो बने। लेकिन अभी उनके अंत की कहानी नहीं लिख सकते, क्योंकि पासवान वोटों की लिगेसी अब भी चिराग पासवान के पास है। एक चुनाव का मौका उनको और देना पड़ेगा उनके बारे में आकलन करने के लिए। तो चिराग पासवान की कहानी अभी जो है चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। वैसे ये कहानियाँ जो होती हैं ना, ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन वाली, ये ख़त्म नहीं होती है।
ये सांप सीढ़ी के खेल की तरह होती हैं। ऊपर पहुंचता है नेता, फिर नीचे आ जाता है, सांप काटता है, वैसे ही फिर छोटी मोटी सीढ़ी मिलती है, फिर कहीं से ऊपर पहुंचता है, फिर नीचे आता है। ये खेल चलता रहता है। कुछ के लिए होता है कि वो फिर नीचे ही रह जाते हैं, ऊपर पहुंच नहीं पाते। तो चिराग पासवान पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये पता नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि अभी वो जो है नीचे है। दूसरे नेता की बात करूंगा, ओम प्रकाश राजभर, उत्तर प्रदेश के हैं और सुभाषपा उनकी पार्टी है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। वो राजभर समुदाय के बड़े नेता के रूप में उभर रहे थे। बीजेपी ने उनको हवा दी, उनके साथ गठबंधन कर लिया। 2017 के चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का था, उनको बीजेपी ने समझौते में 8 सीटें दी, 4 जीत गए, खुद भी जीते, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। लेकिन उनको लगा कि हमारी हैसियत, हमारी ताकत बहुत ज़्यादा है, हमको मिल कम रहा है। तो वो अपनी बराबरी सीधे उन्होंने मुख्यमंत्री से शुरू की। वो जो है सरकार का पॉलिसी डिसीजन जो है उसको प्रभावित करना चाहते थे, बल्कि वो तय करना चाहते थे कि इस सरकार को किस रास्ते पर चलना चाहिए, क्या पॉलिसी, क्या प्रोग्राम अपनाना चाहिए, ये बताने की कोशिश कर रहे थे, जो कि हुआ नहीं, जो स्वाभाविक था। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने छोड़ दिया। उनको लगा कि उन्होंने बीजेपी को छोड़ा और बीजेपी ख़त्म हो जाएगी। वो ये कहते घूमते थे। आखिर में जो है उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खेमे में चले गए और वहाँ से उन्होंने कहना शुरू किया कि जहाँ मैं रहूँगा वहीं सरकार बनेगी। तो बीजेपी के अच्छे दिन ख़त्म हो गए हैं। अब जो है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। फिर उन्होंने तमाम बातें कहीं कि 3 मुख्यमंत्री होंगे, फिर कहा हर साल मुख्यमंत्री बदला जाएगा, फिर कहा 3 मुख्यमंत्री नहीं 3 उप मुख्यमंत्री होंगे और तमाम तरह की बातें। और सब धीरे धीरे वो हास्यास्पद होते गए कि जो है जब सरकार बनेगी अखिलेश यादव की, तो उसके बाद मोटरसाइकिल पर 3 लोगों को चलने की इजाज़त मिल जाएगी, ऐसा कानून बना देंगे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव ने उनको 18 सीटें दी, इस उम्मीद में कि बीजेपी के खिलाफ वो बड़ा मोर्चा बनाएंगे, बड़ा जनाधार लेकर आएंगे। इन 18 सीटों में से वो जीते 6। तो उनके लोग कहते हैं कि भाई पहले से सीटें बढ़ गई, लेकिन दरअसल बढ़ी नहीं है। 18 में से 6 मतलब स्ट्राइक रेट जो हुआ वो 33% हुआ। 8 में से 4 स्ट्राइक रेट 50% हुआ। उसके अलावा ये जो 6 जीते हैं उनमें से 2 ऐसे विधायक हैं जिनकी जीत में उनका कोई योगदान नहीं। ये है मुख्तार अंसारी का बेटा और उसका भतीजा। इन दोनों की जीत में सुहेलदेव पार्टी का या ओम प्रकाश राजभर का कोई योगदान है नहीं। तो वास्तव में उनके 4 ही विधायक हैं। अगर वो फिर कहीं आना जाना चाहेंगे तो 4 ही उनके साथ रहेंगे। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री गई, 5 साल का राज गया और जहाँ थे वहीं पर खड़े हैं। अब बेचैनी हो गई है कि सत्ता के बाहर 5 से अब 10 साल हो जाएगा, तो 10 साल तक सत्ता से बाहर रहेंगे तो कैसे चलेगा। फिर मुख्तार के बेटे और भतीजे को टिकट दिया, विधायक बन गए। तो मुख्तार से संबंध जो अंदर खाने थे वो जगजाहिर हो गए। योगी के राज में मुख्तार का साथ लेकर उनकी क्या स्थिति बनेगी इसकी कल्पना की जा सकती है, उसकी चिंता है। उसके अलावा जो वोट उनको मिले थे इस बार, उनके चले जाने का, क्योंकि ये माहौल बनाया गया था मीडिया के एक वर्ग द्वारा और तमाम लोगों द्वारा कि अखिलेश यादव आ रहे हैं, बस शपथ लेना बाकी है। उनके आने की पूरी तैयारी हो गई है, जनता ने मन बना लिया, बस वोट देंगे, गिनती होगी और सरकार की शपथ हो जाएगी। तो उस यूफोरिया में, उस माहौल में जो है उनको कुछ ज़्यादा वोट मिल गए जितना सामान्य स्थिति में मिलते। अब वो सब वोट लौट जाएंगे। उनके अपने राजभर समुदाय के मतों में भी जो है, जो महिलाओं का मत है उसमें से ज़्यादा गया भारतीय जनता पार्टी को बजाय कि समाजवादी पार्टी की। तो अब वो चक्कर लगा रहे हैं दिल्ली के। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके, बीजेपी के दूसरे नेताओं से मिल रहे हैं। मिलने के बाद जब खबर आ गई तो कहा कि नहीं नहीं हम किसी से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने नतीजा आने के बाद से अभी तक बुलाया नहीं है। आज 29 मार्च है, 10 मार्च को नतीजा आया था, 19 दिन हो गए। बड़ी दुर्दशा है।
जिस साथी के भरोसे सरकार में आ रहे थे, सत्ता में आ रहे थे, वो नतीजा निकलने के बाद पूछ भी नहीं रहा है। तो ये हाल है ओम प्रकाश राजभर का। जैसे पानी से बाहर मछली छटपटाती है, उस तरह से छटपटा रहे हैं। उनको लग रहा है कि फिर से बीजेपी साथ ले ले। बीजेपी को कोई जल्दी नहीं है, अगर लेगी भी तो उसको अभी कोई सरकार बनाने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है, निकट भविष्य में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है, मैं ये किसी जानकारी के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में वापसी हो जाए, लेकिन वो भी होगी बीजेपी की शर्तों पर, ओम प्रकाश राजभर की शर्तों पर नहीं होगी। तो इसलिए ओम प्रकाश राजभर सीढ़ी बड़ी तेज़ी से चढ़े थे और उतनी ही तेज़ी से नीचे आए हैं, अभी और नीचे जाने की उम्मीद है। तो ये तो किस्सा रहा ओम प्रकाश राजभर का। फिर 3 तिलंगे, 3 लोगों ने चुनाव से ऐन पहले जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। उन 3 लोगों में एक जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वनाम धन्य नेता, अति पिछड़ों के सबसे बड़े नेता। ऐसा दावा था कि जहां हम होंगे वही सरकार होगी, हम जिस पार्टी में रहते हैं उसकी सरकार बनती है। हम बसपा में रहे सरकार बनी, हम भाजपा में गए सरकार बनी, हम सपा में आए हैं तो अब सपा की सरकार बनेगी। उनका बेटा 2 बार से चुनाव हार रहा था, उससे पहले से गए अपनी जो है जो जिस सीट से 2017 में जीते थे पडरौना, वहाँ चुनाव लड़ने। तब तक घोषणा हुई कि आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए, तो डर के मारे भागकर फाजिल नगर गए कि यहाँ से जीत जाएंगे, वहाँ मुस्लिम वोट काफ़ी है, सपा का समर्थन ही है, सपा के उम्मीदवार ही हैं, तो यहाँ से जीत जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि चुनाव हार गए। कैबिनेट मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर फिर बनते, 2022 में फिर से बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर होते, और हो सकता है पोर्टफोलियो पहले से बेहतर मिल जाता, वो सारा जो है उनका जलवा बरकरार रहता। लेकिन अब मंत्री छोड़िए, विधायक भी नहीं रह गए। अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी मुश्किल में डाल दिया। आखिरी दौर में जब लगा कि हार रहे हैं तो उन्होंने अपनी बेटी जो है उसको बुलाया, जो भाजपा की लोकसभा सदस्य है, उससे चुनाव प्रचार करवाया, फिर भी चुनाव हार गए। अब बेटी का भी राजनीतिक भविष्य दांव पर लग गया है, अंधेरे में है। 2024 में उसे बीजेपी का टिकट मिलेगा लोकसभा का कि नहीं, ये एक पक्का नहीं। जबकि उस बड़ा सम्मान दिया था पिता पुत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी को मिलाने ले गए थे, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब ये हमारी बेटी है, इसकी चिंता करना हमारा काम। इसका भी मान नहीं रखा न पिता ने न पुत्री ने, और नतीजा सामने है। बेटा भी हारा, खुद भी हारे, और अब जो है राजनीतिक बियाबान में जाने को अभिशप्त हैं, क्योंकि अब अखिलेश यादव उनको नहीं पूछने वाले। वही हाल हुआ सहारनपुर के नकुड़ से जो विधायक और मंत्री थे सैनी, उनका भी हाल हुआ, वो चुनाव हार गए। उनको ये घमंड हो गया था कि सैनियों के सबसे बड़े नेता हैं, सैनी समाज के सारे वोट उनको मिलेंगे। सैनी समाज का भी वोट उनको नहीं मिला। दारा सिंह चौहान इस मामले में थोड़ा सा खुशकिस्मत रहे कि अपना चुनाव किसी तरह से जीत गए, तो विधायक ही बने, मंत्री नहीं बने। उनका राजनीतिक ग्राफ, उनका करियर का जो ग्राफ है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तो जैसे तेज़ रफ्तार से चलती हुई गाड़ी का टायर बर्स्ट हो जाए, उस तरह का काम उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के साथ किया। तो समाजवादी पार्टी के साथ जाकर, मतलब भाजपा के साथ आए तो मंत्री बने, समाजवादी पार्टी के साथ गए तो सिर्फ विधायक रह गए। तो उनकी भी स्थिति जो थी 2017 से 2022 के बीच में, अब वैसी 22 से 27 के बीच में नहीं रहने वाली है। और तीसरे नेता की बात कर रहा हूँ, चाचा जी हैं। चाचा जी उपदेश दे रहे थे अपर्णा यादव को कि गलत किया, परिवार में रहना चाहिए था, परिवार छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, और फिर से सोचना चाहिए था। उस समय भी रोकने की कोशिश की। अपर्णा यादव यानी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, वो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव से पहले शामिल हो गई, उस पर बड़ी टिप्पणी की थी। अब हाल ये है कि समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई, उसमें चाचा जी को बुलाया तक नहीं गया, जबकि वो समाजवादी पार्टी के ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना विधायक मानने से मना कर दिया,
और बड़ी विचित्र बात है, अखिलेश यादव की ये रणनीति, ये राजनीति समझ से परे है। उन्होंने पल्लवी पटेल, जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराया, डिप्टी सीएम भाजपा सरकार के, अति पिछड़ों के सबसे बड़े चेहरे बनकर जो उभरे थे, उनको विधानसभा चुनाव हरा दिया। वो भी समाजवाद, हालांकि अपना दल जो है कमेरावादी फैक्शन से थी, लेकिन चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ी थी, उनको भी विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया। तो ये दो ऐसे मामले हैं जिससे अखिलेश यादव ने अति पिछड़ों के लिए जो संदेश दिया है वो आगे आने वाले समय में उनके लिए कोई अच्छा फल लाने वाले नहीं है। और अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और जाट नेता जयंत चौधरी की। आरएलडी, उनकी पार्टी को 33 या 36 सीटें मिली थी समझौते में, 8 सीटें जीते। और इन 8 सीट जीतने के बाद भी अलायंस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनके विधायक उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये किसी को पता नहीं है। जाट समुदाय के बड़े प्रमुख लोगों का और बड़े सेक्शन का ये मानना था कि उनको बीजेपी से अलायंस करना चाहिए था। जाटों और बीजेपी में जिस तरह की केमिस्ट्री है, उस तरह की केमिस्ट्री जाटों और अखिलेश यादव के बीच में या समाजवादी पार्टी के बीच में नहीं है। कुछ भी हो, कितना भी समय हो गया हो, जाट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट अब भी 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों के घाव को भूला नहीं है, उसका दर्द अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे में जयंत चौधरी का समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करना, वो उनकी भविष्य की राजनीति की दृष्टि से देखें, भले ही पिछली बार एक ही एमएलए था, इस बार 8 हो गए हैं, तो आप खुश हो सकते हैं कि विधायकों की संख्या बढ़ गई, लेकिन ये राजनीति उनको कहीं दूर तक आगे लेकर जाने वाली नहीं है। तो मुश्किल उनके लिए आने वाले समय में कम होने की बजाय बढ़ने वाली है। और आखिर में बात करेंगे ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट जो सिंड्रोम है, उसके सबसे ताज़ा शिकार मुकेश सहनी, मल्लाह समाज से आते हैं, बॉलीवुड में सेट बनाने का काम करते थे, बहुत पैसा कमाया वहाँ से और बड़ा नाम कमाया वहाँ। बहुत अच्छे सेट बनाते थे, बड़ी बड़ी फिल्मों के सेट बनाए, और उसके बाद जब पैसा आ गया तो उनको लगा कि अब राजनीति में जाना चाहिए, तो वो बिहार पहुँच गए, लौट कर आए अपने प्रदेश। तो 2015 के विधानसभा चुनाव, बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए और बीजेपी की जनसभाओं में, रैलियों में जो है वो दिखाई देने लगे, और बीजेपी के नेता उनको एक उभरते हुए युवा अति पिछड़े नेता के रूप में पेश करने लगे। 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, वीआईपी पार्टी, और उस पार्टी के वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी, ये पार्टी बना ली उन्होंने। तो 2019 में वो महागठबंधन में चले गए आरजेडी के साथ। आरजेडी से उनको 3 सीटें मिली लोकसभा चुनाव में, तीनों पर हार गए। और जब 2020 का विधानसभा चुनाव का समय आया और जब सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट हुआ, तो आरजेडी ने मुकेश सहनी की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। तो उनको कोसते हुए वो कि उन्होंने धोखा दिया है, पीठ में छुरा घोंपा है, ये करते हुए भागकर दिल्ली आए और दिल्ली में फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। बीजेपी से अलायंस हुआ, बीजेपी ने उनको 11 सीटें दी और वादा किया कि 1 एमएलसी की सीट देंगे, बीजेपी अपने कोटे से देगी। तो ये फार्मूला तय हो गया, लेकिन उसमें एक शर्त लगा दी बीजेपी ने, ये जो 11 सीटें दे रहे हैं इसमें से 6 पर उम्मीदवार बीजेपी देगी। वो वीआईपी पार्टी के सिंबल पर तो लड़ेंगे, लेकिन उम्मीदवार कौन होंगे 6 सीटों पर ये बीजेपी तय करेगी। उन्होंने मान लिया। नतीजा आया तो जो उनके 4 विधायक, वो खुद चुनाव हार गए, उनके जो 4 विधायक जीते, 4 के चारों वो लोग थे जो बीजेपी ने जिनको टिकट दिलवाया था। अब उनको उनके दिमाग में हुआ, और उसके बाद जब नतीजा आया, सरकार बनी, तो उनको बीजेपी ने अपने कोटे से वायदे के मुताबिक एमएलसी बना दिया, फिर कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। अब उनको लगा कि वो बड़े नेता हो गए, मंत्री बनते ही उनको लगा कि वो कम से कम अपने समाज के, मल्लाह समाज के सबसे बड़े नेता हो गए हैं देश में। तो चुनाव लड़ने 2022 में पहुंच गए उत्तर प्रदेश। 49 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए, यहाँ तक गनीमत थी, जबकि एनडीए के घटक थे वो।
फिर भी उसके बाद भी उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों के बारे में व्यक्तिगत रूप से बड़ी भद्दी अश्लील टिप्पणियाँ की और पूरे पेज के अखबार में विज्ञापन दिया और कहा कि किसी को भी वोट दे दीजिए लेकिन बीजेपी को वोट मत दीजिए। ये वो व्यक्ति बोल रहा था, उस पार्टी का नेता जो बीजेपी के साथ सरकार में शामिल था, बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर था, एनडीए अलायंस का हिस्सा था। तो जाहिर है कि बीजेपी को पता था कि अब इनके साथ क्या करना है। तो चुनाव का नतीजा आया उत्तर प्रदेश का। उसके बाद जो उनके 4 में से 3 विधायक थे, एक विधायक की मौत हो गई है, उसका बाई इलेक्शन होना है, 12 अप्रैल को बाई इलेक्शन है। वो सीट भी बीजेपी ने फिर पीआईपी पार्टी को नहीं दी, अपना उम्मीदवार खड़ा किया और बाकी 3 विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो बिहार में बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उसके जो है 77 एमएलए हो गए हैं, आरजेडी के 75 हैं। और उसके बाद उसके 2-3 दिन बाद पार्टी ने यानी नीतीश कुमार को कहा कि इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दीजिए। नीतीश कुमार ने गवर्नर को चिट्ठी लिख दी और वो मंत्रिमंडल से बर्खास्त हो गए। तो आप देखिए कहाँ थे, कहाँ कोई राजनीतिक रूप से उनको जानने वाला नहीं था और कहाँ वो उनकी पार्टी के 4 एमएलए हो गए, खुद कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, एमएलसी हो गए। इतना सब उनको मिला 2020 से 2022 अभी चल ही रहा है, 1-1.5 साल के अंदर। फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, उनको लगा कि उनको मिलना और बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इस बहुत ज़्यादा की हसरत में बहुत से लोग चौबे से छब्बे बनने की कोशिश में डूबे भी नहीं रह जाते, ये तो डूबे से भी नीचे चले गए। कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष ये है कि आपकी जो हैसियत है, जो ताकत है, जितना छलांग लगाने की शक्ति है, उतने तक ही अपने को सीमित रखना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा की कोशिश करते हैं तो इस बात की 100 में 100 बार संभावना होती है कि आप औंधे मुँह गिरेंगे। और ये जिन लोगों का मैंने जिक्र किया, इनमें से ज़्यादातर लोग औंधे मुँह गिर चुके हैं। फिर उठ पाएंगे मुझे नहीं मालूम। इनमें से कई लोग तो मुझे मुश्किल लगता है कि उठ पाएंगे, लेकिन समय कोई नहीं जानता। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होते, इसलिए इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन दूसरे दलों के लिए सबक ज़रूर है, दूसरे छोटे दलों के लिए, उनके नेताओं के लिए सबक है कि अपनी सीमा के अंदर रहो। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।